हेलो एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल में एग्रीकल्चर, कृषि। देखो, कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के प्री में जरूर आते हैं। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सब कुछ आपको बताऊंगा। इसमें कुछ जोन के बारे में चर्चा करी गई है। देखो, बिहार में एक्चुअली नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में नदर्न बिहार जो हमारा है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन सदर्न बिहार के भी कुछ पार्ट को इससे मेंशन किया गया है जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होने के बावजूद भी खेती कम होती है, लेकिन वहाँ पर जो पैदावार होती है वो अन्य जो पार्ट्स हैं हमारे बिहार के उसकी अपेक्षा में अच्छी होती है। नेहा सिंह, गुड इवनिंग जी। तो चलिए, हम लोग जो कंटेंट देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमारा बिहार धीरे धीरे डेवलप कर गया है। हमारे पास्ट में जो ट्रेडिशनल वे से खेती की जाती थी वो आज 100% बदल चुकी है। ग्रेड ए लेवल की, मतलब कि इंडिया में जो हाई लेवल के फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो हार्डवेयर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है बीते 10 साल में। देखो, 10 साल पहले मैं जब अपनी नानी के घर जाया करता था तो वहाँ हमने देखा था कि लोग अपने हाथ से जो धान की बलियाँ होती थी, जो ज़मीन में डाले जाते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं धान के, उसको डालते थे। तो आप लेफ्ट साइड वाली इमेज में देख रहे हो, एक फार्मर है जो धान के पेड़ को उखाड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं, तो इसके कारण क्या हुआ है, इंटरनेशनल कंपनीज है जैसे कि आइशर और साथ साथ में महिंद्रा, ये सब कोलेबरेट कर गई है। उसके साथ साथ आप लोग जानते होंगे जेसीबी एक ब्रांड है, आप उसको भी जानते होंगे। जेसीबी भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाए हैं, थ्रेशर्स बनाए हैं जो कि अभी बहुत ही फ्रिक्वेंटली बिहार में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक तरीके से देखिए कि हमारे बिहार का जो एग्रीकल्चरल कंडीशन है वो बीते 10 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। तो इस डेवलपमेंट में हम लोग राइट साइड की इमेज में देख रहे हैं कि जहां एक किसान अपने हाथों से बिचरा डालते थे धान के, यहाँ पर मशीन के जरिए ऑटोमेटेड डाला जा रहा है। तो चीज़ें बदली हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बिहार अभी भी पिछड़ा है इन द वे ऑफ कृषि। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिहार अभी भी पिछड़ा है, कृषि हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। पंजाब को देखो, पंजाब में बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी बात नहीं है। बिहार भी डेवलप किया है। आपको पता होना, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में है। तो कोई भी नया इक्विपमेंट और हार्डवेयर का टेस्ट करना होता है तो यहीं पूसा में किया जाता है। और पूसा के आसपास के जो भी गांव होते हैं वहाँ पे वो हार्डवेयर्स किसानों को दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो उसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से फ्रिक्वेंटली अपने फार्म में कर सके। तो चलिए, हम लोग उसी एग्रीकल्चर नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे जो बिहार स्पेशल, हमारा जो बिहार बीपीएससी स्पेशल है उसका है। बच्चों, बता देता हूँ, ये हमारी 10वीं क्लास है बिहार स्पेशल की, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो लोगो है, इस लोगो को आप पहचानना सीखो, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है भविष्य में आप अगर किसी जगह पे, किसी मैगजीन में या पोस्टर में या फिर फ्लेयर में अगर देखते हो ये लोगो, तो आप आसानी से समझ सको कि ये बिहार से रिलेटेड है। तो कृषि विभाग का लोगो ऐसा होता है। सबसे पहले ये तो हमारे बिहार का लोगो में आपको जरूर मिलेगा, ये वाला जो देख रहे हो आप। इसके साथ साथ में ये वाला भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये अगर पूसा में जाइएगा तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, उसमें आपको ये वाला लोगो मिलेगा। साथ में ये आप देख सकते हो, बिहार कृषि विभाग, बिहार सरकार, ये लोगो है। और साथ साथ में यहाँ पे एग्रो बिहार। तो एक्चुअली आपको हम बताते हैं एग्रो बिहार क्या है। तो बिहार में जो भी आवंटन होकर सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट डोनेट करती है बिहार स्टेट को। किस चीज़ के लिए? कि यहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ाया जा सके, साथ में यहाँ प्रोडक्शन भी बहुत हाई अमाउंट में किया जा सके। तो इसके लिए एग्रो बिहार जो डिपार्टमेंट है, ये सीडलिंग्स के साथ साथ में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है। किस चीज़ में? तो फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हमारे फील्ड की। उसके बाद है आईसीएआर। देखो, आईसीएआर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आईसीएआर ये भी एक डिपार्टमेंट है कृषि विभाग का ही, और जैसे ये बीज और खाद को करता है, ये सिर्फ बीज को ही करता है। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। आप आगे जो देख रहे हैं कंटेंट, इसमें बताया गया है सबसे पहला क्या, कि एग्रीकल्चर ऑफ बिहार में प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। देखो, बिहार में जो एग्रीकल्चर है इसमें सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम्स किस प्रकार की आती है और उसके क्या सॉर्ट आउट सॉल्यूशंस गवर्नमेंट की है, मैं इन चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया है, एग्रीकल्चर इन बिहार, मतलब बिहार में कृषि, बिहार की कृषि या बिहार में कृषि। देखो, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी में आपको समझाऊंगा। एग्रीकल्चर इज द मेन स्ट्रीम ऑफ बिहार इकोनॉमी। देखो, हमारा जो बिहार है, तो बिहार की इकोनॉमी मतलब जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, समझिएगा, जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, इसका जो मुख्य आधार है वो हमारा क्या है, तो उसका मुख्य आधार हमारा कृषि है। बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है बच्चों। तो बिहार को पैसा कैसे उपार्जन करना पड़ता है खुद के लिए, तो बिहार को एक्चुअली अपने लिए क्या करना पड़ता है, तो कृषि पर डिपेंडेंट होना पड़ता है।
According to the census of 2021, about 74% of the workforce in Bihar depend directly or indirectly on agriculture and allied activities for their subsistence. देखो 2011 में जनगणना करी गई थी, तो जनगणना की रिपोर्ट के ही टाइम में यह चीज़ बताया गया था कि बिहार की लगभग 74% कार्यबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। बहुत बड़ा है, याद रखना। मैं आपको बताया देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मात्र 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। आपको ये बात जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा। 2011 के सेंसस के अनुसार 3% लोग ऑल ओवर इंडिया के सरकारी नौकरी करते हैं। आप इस चीज़ को समझना, सरकारी नौकरी कितना इंपॉर्टेंट है, उस 3% को लेने के लिए इतना मारामारी है। फिर बचा जो हमारा 74%, वो किस चीज़ से रिलेटेड हो गया, तो 74% लोग किसान हैं। और बचने वाले, मैं आपको बता देता हूँ, बिहार की 9% ऐसी जनसंख्या है जो कि निठल्ली है, कोई काम नहीं करती है। देखो, अगर मैं अभी के टाइम में, आप देख सकते हो, मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो मैं एक वर्क कर रहा हूँ, लेकिन 9% लोग ऐसे हैं बिहार में जो कोई काम नहीं करते हैं, वो निठल्ले घर में बैठे रहते हैं। घर का कोई एक फैमिली मेम्बर है जो कि अर्निंग करता है, तो उसी को पैसे को खाता है और पूरी ज़िंदगी बिता देता है उसमें। तो 9% ऐसे लोग हैं। और बचे हुए जो लोग होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो अब जैसे कि मैं हूँ, या फिर आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि किसी के यहाँ जाकर कोचिंग पढ़ाता होगा या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता होगा, तो याद रखिए वो निठल्ला नहीं है, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग। वैसे मैं आपको, जब ये कंटेंट शुरू हुई है तो मैं बीच में एक छोटा सा आप गैप लूँगा, और गैप में भी बता रहा हूँ कि मैं लास्ट में इस चीज़ को बताने वाला हूँ, आप मुझे रिमाइंड कर देना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, ई श्रम कार्ड। ये क्या है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। प्लीज़ कोई बच्चा याद रखना और लास्ट में मुझे रिमाइंड कर देना, मैं बता दूंगा किनको ये चीज़ बनवाना है और किनको नहीं बनवाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट मैसेज में व्हाट्सएप पे आया था कि सर ई श्रम कार्ड क्या है, प्लीज़ बता सकते हैं, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ। तो इस पर मैं आपको एक अच्छा सा डिस्कशन दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपने कंटेंट को। अराउंड 88.7% of the population of Bihar resides in rural area. Therefore, agriculture sector plays a vital role in the total growth of the state economy. देखो, बहुत बड़ी बात ये कहेगा, कह रहे हैं ये कि बिहार की लगभग 88.7%, देखो हिंदुस्तान को कृषकों का देश कहा जाता है और बिहार को कृषकों का राज्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार, मैं आपको बताता हूँ एक बिहार का कौन कौन सा एरिया है। बिहार, मैं आपको कौन कौन सा एरिया हिंदुस्तान में बताता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा कृषि होती है। अपने एरिया में देखो, मैं पंजाब की तरफ नहीं जाता हूँ, अभी अपने एरिया को देखता हूँ। तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और झारखंड, और इस टाइप में राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट। यहाँ खेती कुछ ज़्यादा ही होती है इन कंपैरिजन अदर स्टेट से। वैसे ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नहीं होती है, ऐसा नहीं है महाराष्ट्र में नहीं होती, होती है, पर वहाँ की खेती उस लेवल में नहीं होती है जहाँ जितना हमारे बिहार में होती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो खेती उन्नत है वो हमारी पंजाब और हरियाणा की है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ कंबाइंस यूज़ किया जाता है। कंबाइंस बड़े बड़े मिशेंस होते हैं जो ट्रैक्टर नुमा होते हैं, और वो आसानी से, समझो, एकड़ के एकड़ खेत को 1 घंटे में थ्रेसरी कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ जो किसान है वो छोटे छोटे प्लॉट ओनर होते हैं। वहाँ 10 एकड़ का मिनिमम प्लॉट होता है, आपको पता होना चाहिए, हमारे पंजाब और हरियाणा के एरिया में। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि बिहार का 88.7%, बहुत बड़ा सा एरिया है जो ग्रामीण परिवेश में रहता है, ग्रामीण परिवेश में रहती है। और इसी कारण से जो अर्थव्यवस्था का समग्र विकास जो होता है वो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, वो हमारा कौन सा एरिया निभाता है, तो ग्रामीण परिवेश निकलता है। देखो, बिहार में बड़े बड़े सिटीज़ हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि पटना है, मुजफ्फरपुर है, ये सब बड़े सिटी में के अंतर्गत आता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई के एरिया में पाए जाने वाले या फिर वेस्ट बंगाल में पाए जाने वाले मतलब सिटीज़ हैं। तो ऐसा पूछोगे आप कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, यही एक काउज है कि बिहार से लोग माइग्रेट होकर अन्य स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो माइग्रेटरी जो वर्कर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं वर्क के खोज में। लेकिन फिर भी हमारे बिहार में भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको खेती करनी है। उनको पता है कि हम खेती करेंगे तो हम अपने मतलब घर का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि एक बहुत बड़ी बात है, खेती में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। देखो, आप धरती माँ की सेवा करते हो, आपको खाना मिलता है, याद रखिएगा, लेकिन धरती माँ की सेवा करने में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना कहीं जाके मजदूरी करने में है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना।
आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करोगे खेत में तो हो सकता है आपको 1,10,000 या 1,15,000 रुपये है, तो ये 15,000 का इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट है, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहाँ पे ज़्यादा अर्न कर सकेंगे जब कंपेयर किया जाएगा अपने खेत में काम करने के। तो देखो, अलग अलग जगह का अलग अलग थिंकिंग है। वैसे मैं आपको बोलूँगा खेती कहीं से भी नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई क्योंकि अगर खेती कोई सब छोड़ देगा तो फिर अन्न कौन उपजाएगा, क्योंकि पता होना चाहिए किसान फार्मर्स जो होते हैं वो अन्न देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब को जो कृषि कानून का जो बिल पास हुआ था, इसी बल पे वापस देना पड़ा कि अन्नदाता अगर दुखी हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या देश में आ सकती है। आपको पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान से 30% वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना। आपको पता होना चाहिए चाइना में आप लोग देखते होंगे इंटरनेट पे बहुत बड़े बड़े सब्जी उपजा लेते हैं, वो सब सिर्फ हाइब्रिड होता है, वो दिखावा के लिए होता है। हमारे हिंदुस्तान से टमाटर पाकिस्तान भेजा जाता है, पता होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान से आलू चाइना भेजा जाता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ की जो क्वालिटी है वो आलू की, पोटैटो की, वो वहाँ के वनस्पत ज़्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ से चाय भेजी जाती है, आपको पता होना चाहिए। हमारे बिहार में जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे बिहार का, किशनगंज वगैरह का एरिया, मैंने बताया था वहाँ चाय की खेती होती है, तो वहाँ एक हाई प्रकार का, हाई क्वालिटी का चाय मतलब उपजाया जाता है, जिसको स्पेशल चाइना भेजा जाता है, बिकॉज कि चाइनाज उस चाय का इस्तेमाल करना चाहते हो। चाइनीज़ लोगों ने बहुत बार कोशिश भी किया उसको वहाँ उपजाने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि जो टेम्परेट जोन और जो मौसम है, जो जोन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो सिर्फ बिहार में ही अवेलेबल है, इसीलिए उस उन्नत क्वालिटी के चाय का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो पाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब भी हमारे बिहार के कुछ फैक्ट है। हम लोग आगे देखते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, इन 2017-18 द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स टू बिहार स्टेट वैल्यू एडेड स्टैंड्स अराउंड 20%। देखो बहुत बड़ा परसेंट है, याद रखिएगा। बड़े बड़े जो स्टेट्स होते हैं वो 15% से 16% तक कवर कर पाते हैं, लेकिन बिहार 17 से 18 के टाइम में देखा गया है कि वो GSVA जो होता है, GSVA क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिहार में सकल राज्य मूल्य संवर्धन, इसको कहा जाता है GSVA। अब ये क्या है मैं आपको पूरी तरीके से क्लियरली आपको बताता हूँ। देखो है क्या, The agriculture of Bihar helps in generating employment opportunities, poverty alleviation and improving livelihood. देखो सबसे पहला क्या है यहाँ पर कि बिहार की जो कृषि रोजगार के अवसर को पैदा करती है, उसके बाद गरीबी का उन्मूलन करती है, आजीविका में सुधार करने में मदद करती है। देखो बहुत बड़ी बात है ये हमारे बिहार के लिए। देखो मैं बताता हूँ, पास्ट के टाइम में देखा जाए बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिहार में भी आपको अकाल पड़ा था, ऐसा नहीं कि बिहार में अकाल नहीं पड़ा था। लेकिन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो बिहार में वैसा अकाल नहीं पड़ा जितना पहले पड़ चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है जब भी अकाल पड़ा है तो प्रॉब्लम आई, तो अकाल पड़ा इसके बाद ही गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी नदियां हैं उसमें से नहर निकालना शुरू किया, क्योंकि किसी एक प्रांत में अकाल नहीं पड़ सके, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामान्य रूप से हो सके। और नेपाल के साथ MOU म्यूचुअल जो होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप इतना % पानी मुझे दोगे और उसके बदले में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो इसके लिए भी बहुत सारी जो बैराज वगैरह है नेपाल और पाकिस्तान का, नेपाल और इंडिया के बीच में वो बैराज को बनाया गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बहुत सारी कामों को, मतलब जो बिहार में लोग खेती करते हैं उसके कारण गरीबी का उन्मूलन होता है, आजीविका में सुधार होता है। फिर उसके बाद है इन बिहार इन 2000 द बल्क ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आर करेंटली इन झारखंड। देखो मैं आपको बताता हूँ, ड्यू टू बाइफर्केशन ऑफ बिहार। देखो 2000 में आपको पता होना चाहिए हमारा बिहार से झारखंड अलग हो गया था। तो झारखंड अलग हुआ तो जितने मिनरल रिसोर्सेज वगैरह थे, मतलब जितने भी माइकाज या फिर गोल्ड माइंस, या फिर आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा था वो बिहार में ही पाया गया था, आपको झारखंड में झरिया में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि झरिया में कोल का बहुत बड़ा माइन है। तो दरअसल हुआ बच्चों क्या, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही बाइफर्केशन हुआ, मतलब 2 भाग में हमारा बिहार डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होते ही जो मेन जो एरिया था जहाँ पर खनिज के संसाधन प्राप्त होते थे वो डिवाइड होके चला गया हमारा कहाँ, तो झारखंड में। तो अब किसी दूसरे राज्य में हमारी मिनरल रिसोर्सेज चली गई तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास अच्छे, विश्वास कीजिएगा, अच्छा इंडस्ट्रीज भी नहीं बचा।
हमारे यहाँ अच्छे आपको मतलब वन जीव अभ्यारण्य नहीं बचा। हमारे यहाँ जो नदियाँ थी वही हमारी प्रॉपर्टी बन के रह गई, और साथ साथ में नदियों के पेटी में जो एरिया था, जो प्रोडक्टिव था, जहाँ पे अच्छे से खेती की जा सकती थी, वही हमारी प्रॉपर्टी के रूप में बच सकी। तो यही हमारे पास बचा है। आप इस चीज को, इसका नतीजतन क्या हुआ, कंसिक्वेंटली नतीजतन एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर दैट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल इन बिहार। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो बिहार में अधिकतम क्षमता से प्रोडक्टिविटी दे सकता है। अदर देन दैट हमारे बिहार में कुछ भी नहीं है। तो चलो, आपका एक प्रश्न आ सकता है कि सर आप एक बात मुझे बताओ कि हमारी क्या बिहार गवर्नमेंट चीज़ों को चेंज कर रही है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, या फिर हमारे यहाँ नई चीज़ों को कब सस्टेन किया जाएगा? तो मैं इस पर आपको बता देता हूँ कि हमारे बिहार में नए नए पहल को नीतीश कुमार ने लाया है, और उसमें उन्होंने क्या किया है कि जितनी भी पुरानी मिल्स होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ चीनी की मिल है, साथ साथ में फर्टिलाइजर की मिल है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जूट का मिल है, उन सभी को रिजोनोवेट किया जाएगा। जो मर चुका है उसको फिर से जागृत किया जाएगा। जागृत कैसे किया जाएगा कि सरकार से पैसे लिए जाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करे जाएंगे। तो बिहार का जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, मतलब 7 निश्चय पार्ट 2 नहीं है, सॉरी बच्चों, 7 निश्चय 2.0 है, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइज करने का कंडीशन चला है। लेकिन अभी कोविड का जो कंडीशन आ गया है इसके कारण बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है, और उम्मीद करते हैं, आशा है भविष्य में ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा बच्चों जरूर आएगा जिस दिन हमारा बिहार भी अन्य आसपास के स्टेट से डेवलप्ड रहेगा। लेकिन दैट टाइम विल टेक अप्रॉक्स अ डिकेड और 2, मतलब वो 10 साल और 20 साल तक का भी समय लग सकता है। हम और आप हो सकता है उस समय तक बूढ़े हो जाए, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट जल्दी नहीं होते हैं, और होते हैं तो वो लंबे समय के लिए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। आपके बिहार से यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो बिहार में कृषि जलवायु के क्षेत्र कितने हैं? वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे है तो 3, लेकिन हम लोग आज चारों जोन को पढ़ेंगे। Based on the profile of soil, rainfall, temperature, and topography, there are 4 agroclimatic zones in Bihar. These agroclimatic zones are as following types. देखो, तो बिहार की जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं उनको डिवाइड किया गया है किन चीज़ों को देखते हुए। सबसे पहला है वर्षा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार के पास में बंगाल की खाड़ी है, बहुत नज़दीकी पड़ता है अन्य स्टेट्स के अकॉर्डिंग में। तो हमारे, और हाँ एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, अभी मैप नहीं है, मैं आपको बस से बता दे रहा हूँ। मैप आएगा तो मैं आपको उस चीज़ को बता भी दूंगा कि किस प्रकार से मानसून का एंट्री होता है, और मानसून का एंट्री क्यों बिहार की ही तरफ से होता है, इस चीज़ को भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बात जानना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग बिकॉज वी आर लर्निंग ज्योग्राफी, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखना चाहिए। अब देखो बिहार में ऐसा हो सकता है, लोग सोच सकते हैं कि क्यों नहीं बीच इंडिया से मानसून आ जाता है, क्यों आता है वेस्ट मतलब बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है और एंट्री करता है कहाँ से, तो बंगाल से, और बंगाल को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। उसके बाद बिहार में आते आते धीरे शांत होता है, और नेपाल से होते हुए उत्तराखंड होते हुए वो चला जाता है कहाँ, तो हमारा पंजाब और हरियाणा। मैं इन चीज़ों को भी आपको बताऊंगा। वैसे मैं टोपोग्राफी फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूं, आपको बता देता हूं। टोपोग्राफी एक स्पेशल ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसमें हम लोग पारिस्थितिकों को पढ़ते हैं, और साथ साथ में जितने भी चीज़ें होते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ज्योग्राफी की आगे जो क्लास आएगी उसमें मैं उन चीज़ों को भी कवर अप करने वाला हूँ। वैसे अभी के टाइम में हम लोग बात करेंगे इस चीज़ में कि हमारे यहाँ टोपोग्राफी, टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल, मतलब वर्षा, तापमान, स्थलाकृति, और इन्हीं चीज के आधार पर जो बिहार के कृषि जलवायु है उसको 4 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन कहने का अर्थ है क्षेत्र। आप यहाँ पे बिहार का मैप देखिएगा तो इसमें 4 अलग अलग है। देखो, तो एक्चुअली हमारे बिहार में 3 क्लाइमेटिक जोन है। आप लोग इस चीज़ को याद रख लेना। ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में कि बिहार कितने एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है, तो आप इसका जवाब देना 3। 4 कोई बच्चा नहीं देगा, क्योंकि 4 क्यों नहीं देगा, क्योंकि 4 है ही नहीं। 3 का ही ए बी है। 3 को ए बी क्यों डिवाइड किया गया है मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जो थर्ड जोन है ना वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। हम लोग जिस जोन में रहते हैं, मतलब हम लोग गंगा के इस पार में रहते हैं, और गंगा के इस पार में जो भी लोग रहते हैं वो मोस्ट फर्टाइल जोन में रहते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ रिवर्स। हमारे एरिया में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और जिस एरिया में नदी बहेंगी वहाँ पे जो भी सभ्यता है वो अच्छे से विकास करती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक हिस्ट्री का पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हैं, वहाँ 5 नदियाँ स्पेशल बहती थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सभ्यता के रूप में था। तो बिहार में भी नदियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो
साउथ बिहार के अकॉर्डिंग नॉर्थ बिहार में ज़्यादा हुआ है। तो चलिए हम लोग जोन के ऊपर में बात करते हैं। सारे जोन्स को यहाँ पे अलग अलग कलर से मार्क किया गया है, सभी जोन्स को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला ये हमारा कौन सा जोन है, ये हमारा टर्किश जोन है। टर्किश जोन मोस्ट फर्टाइल जोन है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ये मोस्ट फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इधर की नदियाँ ना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है। बता दे रहा हूँ, ऑरेंज वाले में जोन में ना, मतलब सेकेंड जोन जो है हमारा, वहाँ पे नदियाँ डिस्ट्रक्शन पैदा कर लेती है, माना वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बट अगर वो चाहे अगर एक बार बाढ़ गया ही ना तो पता चलता है पूरा का सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी पूरा डूबा हुआ रहता है। तो इन चीज़ों को हम लोग डेवलप कर बताते हैं। वैसे जो हमारा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारा दो नदी हैं नॉर्थ बिहार में जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं परियोजनाओं के लिए, और साथ साथ में यहाँ पे किस चीज़ के लिए, तो सूखा ना है उस चीज़ से रोकथाम के लिए। तो आपको बताना है बच्चों ये कि जो हमारी नदी है, चलो नदी का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नहीं तो क्लास चेंज होने लगेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारी यहाँ पर से एंट्री होती है किस नदी की, तो गंडक की। आपको पता होना चाहिए गंडक नदी यहाँ से एंट्री करती है। और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा योजना किस नदी पर है, तो ये हमारी नदी है गंडक, बूढ़ी गंडक नहीं, नॉर्मल वाली गंडक। तो ये नदी का मतलब फ्लो का वो है। और परियोजनाओं होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। चंपारण जो एरिया है वेस्टर्न और ईस्टर्न, गोपालगंज का कुछ एरिया, मुजफ्फरपुर, सिवान, सहरसा, ये सब एरिया में पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था। तो इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी नदी का सिलेक्शन किया जो नदी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं थी। आपको पता है यहाँ पर ही हमारी एक नदी बहती है जो है कोसी, जो बहुत ही ज़्यादा पागल नदी के रूप में मानी जाती है, और ये नदी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है हमारे नदर्न बिहार में। लेकिन एक नदी हमारी यहाँ गंडक है, जो गंडक नदी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा शांत नदी है, ये ज़्यादा हंगामा पैदा नहीं करती है। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ है कि इस पर बहुत सारी परियोजनाओं को लाया गया, और इससे पतले पतले धाराओं को निकाल करके सिंचाई के इस्तेमाल करने के लिए नदी के आसपास के एरिया को फर्टाइल कराया गया। और आपको पता होना चाहिए जिस भी एरिया में आपको दोआब बनेगा वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। और दोआब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोआब जो होता है दो नदियों की बेटी का एक फर्टाइल एरिया, वहाँ पे खेती अन्य जगह के हिसाब से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं कि जो ह्यूमस होता है, जो फर्टिलिटी वाले प्रदान करने वाले जो मिनरल्स होते हैं, उसको कहाँ से, तो इधर जो माउंटेन रेंज में, इधर आपको पता होना चाहिए MOUNTN, इधर हमारा माउंटेन है, हिमालयास है। तो हिमालयास से जितनी भी नदियाँ आते हुए हमारी वेस्टर्न चंपारण ईस्टर्न चंपारण के बीच से होते हुए गंडक के रूप में आगे की ओर बढ़ती है, तो वो फर्टिलिटी को वहाँ से लाती है। और उसी फर्टिलिटी के कारण समझो तो हाई ग्रेड की फसल इस तरफ में उपजाई जाती है। तो अब हम लोग क्लाइमेटिक जोन पर देखते हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन नंबर 1 जो हमारा है वो हमारा किस में आता है, तो आप इस कलर को टर्कीज वाले का, टर्कीज हिंदी में कौन सा इसको कहते हैं, ये कौन सा ब्लू का ही एक पार्ट होता है टर्कीज। तो टर्कीज कलर हमारा कौन सा है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में आता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे डिवाइड होता है, तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भविष्य में शायद आ सकता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 और 2 के बीच में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बिहार। एकदम बहुत आसान है। मधुबनी नेपाल से सटा हो गया, दरभंगा सीता जी की, मधुबनी तो सीता जी की है जन्मभूमि, दरभंगा में हमारा यूनिवर्सिटी है, हम लोग बच्चों पढ़ते हैं, समस्तीपुर हम लोग का जिला है, और बेगूसराय यहाँ पे हमारे पढ़ने वाले कुछ बच्चों का जिला है। तो जिनका जिला बेगूसराय है नीचे कमेंट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लाइमेटिक जोन। नेक्स्ट हमारा है अब जोन 1 को हम लोग एलुवियल प्लेन भी कहते हैं। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम एलुवियल प्लेन, मतलब जलोढ़ मैदान। जलोढ़ देखो नीतीश कह रहे हैं उनका डिस्ट्रिक्ट बरौनी है, तो वेरी गुड नीतीश, आप बरौनी से पढ़ रहे हो। नेहा भी बोल रही है उनका भी है, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम इम्प्रेसिव फॉर दिस थिंग, दिस थिंग इज इम्प्रेसिव फॉर मी। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी क्यों कहता है, जलोढ़ मतलब ऐसी मिट्टी जो जल के साथ में फर्टिलिटी को लेके आगे की ओर बढ़ती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहता है। नाम पे भी हम लोग जाते हैं एलुवियल, एलुवियल मतलब होता है एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के फर्टिलिटी प्रोवाइड करने वाले मतलब ह्यूमस होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आता है जोन 2 जो नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन है। तो जोन 2 हम लोग देख सकते हैं, ये ऑरेंज वाला हमारा ये एरिया है। अली अकबर कह रहे हैं वो बेगूसराय से हैं, वेरी गुड अली अकबर, नाइस टू हियर दिस थिंग। ये नदी हमारी कौन है, तो ये नदी हमारी है कोसी।
अब देखो कोसी नदी बड़ी खतरनाक नदी है, हमारे उत्तर बिहार की सबसे डिस्ट्रक्टिव नदी और सबसे सन की नदी इसी को कहा जाता है। वैसे हमारे बिहार में एक नदी है जिसका नाम कर्मनाशा है, आप इसका नाम जानते होंगे, वो सबसे अपवित्र नदी मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है इस चीज़ की चर्चा हमने ऑलरेडी रिवर चैप्टर में कर दिया है। कर्मनाशा को कर्मनाशा क्यों कहा जाता है, अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब वाले बच्चे। वैसे मैं बताता हूँ कोसी नदी को भी अच्छी नदी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो दरभंगा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया के एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ये क्या करती है, एक्सेस मात्रा में बाढ़ ले आती है, जिसके कारण वो जितना ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं देती है उससे ज़्यादा वो वहाँ पे बाढ़ ला करके फसलों को ख़राब कर देती है। तो इसको एग्रोक्लाइमेटिक जोन 2 माना गया है। 1 के कंपैरिजन में यहाँ पे लेस खेती प्रोडक्टिव है, मतलब अगर यहाँ पे 99% प्रोडक्टिविटी आती है तो यहाँ पे 80% ही प्रोडक्टिविटी आ सकती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर बाढ़ आते रहते हैं, और बाढ़ जहाँ आएंगे वहाँ पे आपको ही पता है कि बाढ़ आएगा तो फसल बर्बाद होगा ही होगा। लेकिन बाढ़ अगर नहीं आया या फिर कंट्रोल्ड वे में आया या फिर कहीं और एम्बैंकमेंट को तोड़ करके बाढ़ से किसी एक जगह को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर प्रोडक्टिविटी का आप सोच नहीं सकते हो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 से भी ज़्यादा वहाँ प्रोडक्टिविटी आती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जोन 3 एलुवियल प्लेन। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जोन 3 हमारा ग्रीन से मार्क किया गया है। आपको पता होना चाहिए जितनी पठारी नदियां हैं इस तरीके से इस एरिया से हमारी बिहार में एंट्री करती हैं, अलग अलग जगह है। कुछ नदियां ऐसी जो बॉर्डर भी बनाती हैं, हमारी नदियों के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया है। तो हम लोग एक्चुअली देखते हैं यहाँ पर एक्चुअली जितनी भी पाठारी नदियाँ हैं, आप देखना यहाँ पे पाठारी नदी है, तो पाठारी नदी के साथ एक नियम होता है कि अगर झारखंड और उत्तर प्रदेश के एरिया में, इधर हमारा हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश और यहाँ पे हो गया झारखंड, तो इस एरिया में अगर बारिश होगी, यहाँ अगर रेनफॉल होगा, तभी इन नदियों में पानी का फ्लो होगा, और अगर बारिश कम होगी तो ये नदियाँ कम कम फ्लो होंगी। दैट्स मीन इधर की प्रोडक्टिविटी इधर के कंपैरिजन में देखा जाए इसलिए कम होती है, क्योंकि ये पाठारी नदियों में आपको ही पता है कि इधर तो पानी कम आएगा, क्योंकि बारिश होगी तो भाई बारिश होगी तब ना पानी आएगा। अब बाय द वे अगर मानसून लेट हो गया और उस टाइम में यहाँ पे कृषि करने का टाइम था, तो उस केस में क्या होगा, लोग समरसीबल पंप्स लगाएंगे और साथ साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो छोटे मोटे तालाबों का इस्तेमाल करेंगे मतलब पानी पटवन के लिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज नदियों का जितना बड़ा योगदान है कृषि में उतना ज़्यादा पंप्स वगैरह का नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, ड्रॉप फार्मिंग आप लोग जानते होंगे बाबू। ड्रॉप फार्मिंग एक क्वेश्चन है, ये अभी करंट में आया था, ड्रॉप फार्मिंग किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। वैसे अगर किसी को पता है ड्रॉप फार्मिंग किस कंट्री से मतलब अडॉप्ट किया गया है तो आप जवाब दे सकते हो। ड्रॉप फार्मिंग का मतलब होता है बूंद बूंद से खेती करना, उसमें पानी की बचत 90% तक हो जाती है। ओके हम लोग देखते हैं जोन 3 के बाद जोन 4। जोन 4 हमारा कौन सा, साउथ वेस्ट अलुवियल प्लेन। जोन 4, इसको जोन 4 तो कहा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों जोन 4, लेकिन ये सॉरी यहाँ पे जोन 3 ही लिखा हुआ है, चलो ठीक है, ये जोन 3 ही हमारा। तो 3 का ए ज़्यादा प्रोडक्टिव, 3 का बी कम प्रोडक्टिव। हम इस चीज़ को इस मैप में भी समझ सकते हैं, इस वाले के कंपैरिजन में। देखो मैं दूसरे कलर का वो बना देता हूँ तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके पे ज़्यादा प्रोडक्शन है इस इधर वाले में, इधर में लेस प्रोडक्शन, इधर में ज़्यादा प्रोडक्शन, इधर में ज़्यादा प्रोडक्शन और इधर में लेस प्रोडक्शन। आप लोग इस देख लेना, ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि बिहार को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को, किस चीज़ में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, कि कितने जगह किस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ये पार्ट देखते हो, इधर में सिर्फ एक नदी ही बहती है और इसी कारण से इस एरिया में बहुत ही कम खेती होती है। लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, इधर हमारी झील वगैरह हैं, साथ साथ में इधर हमारे, वैसे इस एरिया में मैक्सिमम हमारे क्या पाए जाते हैं, तो इस एरिया में जंगल वगैरह पाए जाते हैं। जमुई, लखीसराय ये सब एरिया जंगली एरिया है, इसीलिए भी यहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बिहार में छोटे से ही प्रांत में तो जंगल बचा है। अब उस जगह को भी आप काट दोगे और वहाँ खेत लगा दोगे तो पता चलेगा बिहार के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा। तो बोगावली ऐसे कोई जगह है, वो झील का नाम है, तो वो भागलपुर के और बांका के बॉर्डर के पास में है।
और साथ साथ में आप देख सकते हो और भी बहुत सारे जंगल वगैरह हैं जहाँ पे मतलब नक्सलवादी वगैरह घटनाएं होती है। तो नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह पाए जाते हैं। तो इसीलिए इस एरिया में जो आतंकवादी नहीं कह सकते हो हम लोग। देखिए, अब कोई नक्सलवादी बन गया तो उसको हम आतंकवाद नहीं कर सकते हैं। भले वो सरकार के लिए खतरा है, लेकिन वो लोग किसान के लिए, गरीब लोगों के लिए खतरा नहीं होते, क्योंकि वो लोग भी किस्मत के मारे हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है, इसीलिए वो उस गलत काम को करने लगते हैं। तो नक्सलवादी को किसी भी प्रकार से आप आतंकवादी नहीं कह सकते हो। देखो, मैं ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और ह्यूमन राइट्स का मतलब हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने की स्वतंत्रता है, भले ही वो एक क्रिमिनल क्यों ना हो। उसको भी कानून के हिसाब से हम दे सकते हैं सज़ा। अपने हाथ में सजा लेकर के किसी को भी आतंकवादी कह देना गलत है। ध्यान रखिएगा। ड्रॉप फार्मिंग कहाँ से लिया गया? हाँ हाँ, ड्रॉप फार्मिंग कहाँ से लिया गया, जवाब दीजिएगा। यूके से? नहीं नहीं, यूके से नहीं, इजराइल से लिया गया है। बच्चों, इसका जवाब है ड्रॉप फार्मिंग कहाँ से लिया गया? तो ड्रॉप फार्मिंग इजराइल की टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा। इसमें 90% तक वाटर की बचत हो जाती है। आप इस बात को ध्यान रखना। तो संगम का ट्राई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बच्चों से भी उम्मीद करता था मैं कि आप लोग ट्राई करिएगा। सोनम, सजदा, रजनी, खुशबू, सोनू, नेहा सिंह, और सभी बच्चे का भी नाम ले लेता हूँ मैं, साउट आउट देना जरूरी होता है। प्रतिभा, निकी, प्रभात, संगम, नीतीश, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग जवाब दे सकते थे, क्योंकि हमारे क्लास में अगर क्वेश्चंस आते हैं लाइव में तो आप उसका बेशक जवाब दिया करो। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन फील होती है इससे। तो चलिए, हम लोग देख लिए जोन, सारे जोन्स में हम लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ खेती जहाँ ज़्यादा होती है, किस जगह पे कम होती है, इन सब का चर्चा हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ये हम लोग देखते हैं जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को जो डिवाइड किया गया है रेनफॉल के अकॉर्डिंग, वो कैसे है। रेनफॉल बिहार का बहुत बड़ा एक मीडियम बनता है, किस चीज़ को पहुंचाने के लिए? पानी को पहुंचाने के लिए। तो आउट ऑफ 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन बिहार, जोन 1 एंड 2 आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर। ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ से ये रही हमारी गंगा नदी। आपको पता होना चाहिए बिहार को 2 भाग में जो डिवाइड करती है वो गंगा नदी ही डिवाइड करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो गंगा नदी हमारी इस एरिया से बहती है, ठीक है। मैं अप्रॉक्स बनाया है, देखो ज्योग्राफी में परफेक्ट नहीं होता है कुछ भी, आपको मैं बता देता हूँ। जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हर 4 साल पे कुछ सेंटीमीटर बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अंदर धंसता जा रहा है। तो ज्योग्राफी में आप किसी चीज़ को एक्यूरेट नहीं मान सकते हो, वो अप्रॉक्सीमेट में चलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा एरिया है, ये गंगा का तराई एरिया है, यहाँ से गंगा नदी हमारे बिहार में फ्लो करती है। ऊपर वाला पार्ट हमारा नदर्न पार्ट है, जो हमारा हिमालय से कनेक्टेड है, और सदर्न पार्ट जो हमारा है वो पठारी एरिया से झारखंड से कनेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो जोन 1 और 2 है वो गंगा के उत्तरी पार्ट में है, मतलब कि उत्तर उत्तर बिहार में जोन 1 मैंने बताया, ये बच्चों हमारा जोन 1 है, और ये बच्चों हमारा जोन 2 है, ध्यान रखिएगा। तो जोन 1 जोन 2 हमारा किस एरिया में आ जाता है? नदर्न बिहार में आता है। हाउएवर द फ्लड्स इन बिहार काउज ह्यूज लॉस द नॉर्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन EG 1 and 2। और इस एरिया में नदियां भी बहुत ज़्यादा बहती हैं। हमारे इस एरिया में नदियों की संख्या साउथ बिहार से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ ना खेती दक्षिण बिहार के अपेक्षा में ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हालांकि बिहार में बाढ़ से उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र यानी जोन 1 जोन 2 को भारी नुकसान भी होता है। और आपको पता है भाई, जहां नदी बहेंगी वहां अगर पानी एक्सेस हो गया तो भाई बाढ़ आने का संपूर्ण चांस है। तो बाढ़ आता है, उससे भारी नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो नदर्न पार्ट है वो जोन 1 जोन 2 में आता है, जो इन कंपैरिजन साउथ के जोन 3 के अपेक्षा में ज़्यादा फर्टाइल है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ precipitation जोन 3 receives lowest rainfall whereas agroclimatic zone 1 and 2 receive moderate and high rainfall respectively. However, the rainfall during the monsoon is highest in zone 2 1105.9 मिलीमीटर। देखो बहुत बड़ा ये कंडीशन है, क्या है मैं बता देता हूँ। वर्षा के मामले में जोन 3 में सबसे कम वर्षा होती है। देखो इस तरफ में हमारा वेस्ट बंगाल है, WB है, और इस एरिया में ये वाला जो प्रांत है हमारा बच्चों, यहाँ पे हमारी बंगाल की खाड़ी है, आपको पता होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी का अब मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखा देता हूँ। देखो हमारा जो ये हमारा इंडिया का नीचे वाला प्रांत है, ठीक है। अरे वही कैसे बना दिया, हाँ। और ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, BK के शॉर्ट में लिखते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है। एक्चुअली जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जो मानसून का आगमन होता है वो कैसे होता है बताता हूँ।
मॉनसून कोई एक वस्तु नहीं है, वो एक रेनफॉल लाने के लिए एक ऐसा मतलब मीडियम है जो एयर के साथ साथ में वेपर्स और साथ साथ में प्रेसिपिटेशन पैदा करती है। लेकिन प्रेसिपिटेशन यूं ही नहीं पैदा होता है, उसके लिए कंडीशन होता है एक विशिष्ट प्रकार का हवा का बहना, जो कि एंट्री करे फर्टाइल एरिया से और उन फर्टाइल एरिया में बारिश कराते हुए आगे की ओर बढ़े। तो आपको पता होना चाहिए जो बादल होते हैं बच्चों, वो हमारे किस तरफ से, इस तरफ से मतलब कि जो हिमालयन एरिया है वहाँ से बढ़ते हैं किसके तरफ में, नदी के तरफ में। क्योंकि जो बादल का कंडीशन होता है, याद रखिएगा, देखो बादल जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हिमालय की तरफ से बढ़े, कुछ टाइम में ऐसा भी देखा गया है कि अन्य एरिया से भी बादल इनग्रॉस करते हैं, रेंडर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्लाउड्स होते हैं वो रेंडर करते हैं हिमालयन एरिया से। और इस तरीके, इस तरफ से जो लोअर टेम्परेट जोन बनता है, लोअर टेम्परेट जो बंगाल की खाड़ी से बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उठता है किस एरिया से, तो जो ये एरिया मतलब जो हमारा, कलर बदल जाओ भाई, येलो हो जाओ, हाँ, तो ये जो एरिया है हमारा वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर से जब एंट्री करता है तो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी से जो लो प्रेशर जोन बनता है वो इतना ज़्यादा लो प्रेशर जोन हो जाता है कि बंगाल का जो एरिया है, जैसे बैरकपुर हुआ, साथ साथ में पुरुलिया हुआ, 36 परगना हुआ, 24 परगना हुआ, ये सब एरिया को वो संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है। क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण समझो तो मिनी साइक्लोन्स, मतलब हर 2 किलोमीटर पे एक एक साइक्लोन दिखेगा। लेकिन साइक्लोन, टोर्नेडो, विली विली हिंदुस्तान में नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, बहुत कम आते हैं। देखो विली विली और टोर्नेडो तो हमारे यहाँ का है ही नहीं, वो तो ऑटोपैक मतलब वहाँ अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का, और साथ साथ में जापान वगैरह में आता है। तो हमारे यहाँ जो लो टेम्परेट जोन बनता है वो ग्राउंड लेवल का बनता है, तो वो क्या करता है कि इधर डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। लेकिन जैसे जैसे वो झारखंड से एंट्री करते हुए बिहार का कौन सा एरिया, तो बांका भागलपुर, आप ध्यान दीजिएगा, इधर से एंट्री कहाँ से होती है बच्चों, तो ये वाला एरिया पूर्णिया का कुछ पार्ट, कटिहार, भागलपुर, बांका, इस एरिया से एंट्री करते करते धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। और आपको पता होना चाहिए इधर तो हमारे जंगल है, तो जंगल है तो जंगल को असर पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए जैसे ही इस एरिया को पार करता है, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मानसून के कारण में रेन होने लगती है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ तो सबसे पहली बात नदियाँ हैं ही, लेकिन नदियों के साथ साथ इस एरिया में मानसून भी, जो मानसून आता है हमारे बंगाल की खाड़ी से, उसका ही बहुत बड़ा योगदान हो जाता है किस चीज़ में, तो कृषि में। अब सोना में सुहागा कभी कभार तब हो जाता है जब बाढ़ भी आया रहता है और मानसून का भी आगमन हो जाता है भाई, उस केस में तो टोटल डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि 2021 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए लंबे समय तक मानसून ब्रेकआउट होने के कारण बिहार के मैक्सिमम एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, और साथ साथ में बाढ़ भी आ गए थे, जिसके प्रकोप के कारण बहुत सारी खेती नहीं हो सकी। और बिहार को देखा जाए तो 2021 में इकोनॉमिकल लॉस इन द फील्ड ऑफ कृषि बहुत ज़्यादा हुई है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। वैसे इस चीज़ को बताया गया जोन 3 में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र 1 और 2 में मध्यम और उच्च वर्ग की होती है। ध्यान रखिएगा 2 नंबर में क्या है, उच्च वर्ग। देखो बरसात की इस एरिया में, ये देखो ये जो पार्ट है इधर में बरसात ज़्यादा होती है और इधर कम होती है। तो कम, देखो बरसात ज़्यादा होना भी डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इस एरिया में एक तो बाढ़ आता ही है, आपको पता है कोसी नदी के कारण। अब ऊपर से एक बारिश भी ज़्यादा हो गई तो पूरा का पूरा एरिया ही तबाह हो गया। अब आगे धीरे धीरे मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, सिवान, इधर से जैसे ही हम आगे बढ़े गोपालगंज वगैरह, तो वहाँ पे बरसात कम होने लगी। और साथ साथ में नदियों को भी इस प्रकार से वहाँ बनाया गया है चैनल रूपी कि एक जगह पे बाढ़ ज़्यादा नहीं आ सके। और मैं आपको बताता हूँ इधर में चौर और मन भी बहुत ज़्यादा है कि अगर बाढ़ आने की परिस्थिति हो तो नदी को उस चौर या मन में खोल दिया जाए। अगर आप चौर या मन के बारे में नहीं जानते तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो चौर क्या है, मन क्या है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से एक एरिया में बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे इस एरिया से होते हुए धीरे धीरे वो नेपाल की तरफ और साथ साथ में उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए वो उत्तराखंड और आगे आगे धीरे धीरे और भी जितने बीच में राज्य आते चलते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह भी कुछ पार्ट को लेते हुए इधर चला आता है हमारा पंजाब और हरियाणा के तरफ में। तो ये हमारा जोन है। और इस जोन में देखा जाए जोन 2 में, जोन 2 मतलब ये वाला जोन, ये हमारा जोन 2 है। और इस जोन में देखा जाए 1105.9 mm बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, हो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए ये सब एरिया तबाह रहता है। आपको बच्चों बताओ, ये जो एरिया मैं बताता हूँ, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया सबसे ज़्यादा तबाह होता है।
तो किशनगंज वगैरह तो पहाड़ी एरिया है, अररिया पूर्णिया ये सब पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा। पूर्णिया ज़्यादा नहीं, पूर्णिया का ये पार्ट जो है बच्चों ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी का मतलब रुकता नहीं है। लेकिन ये एरिया ना थोड़ा सा डीप माना गया है। अगर आप बिहार के मैप को देखोगे, सबसे पहले तो बिहार को अगर हम लोग देखें इस रूप में, तो ये सर्किल ऐसे बनता है, ये आप देख सकते हो, ये चंद्रनुमा है। और इस चंद्रनुमा में, इस एरिया में, जैसे कि इस चंद्रनुमा को हम यहाँ पर बनाते हैं, ये इस नुमा में, इसमें गंगा नदी बहती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बिहार के अगर आप 3D देखोगे ना, तो इस शेप में बिहार है, मतलब एक यू के रूप में, और उस यू के बीच से गंगा नदी बहती है। तो जितने भी आसपास से पानी के जितने भी सोते हैं वो सब बीच, मतलब समझो तो एक नाली के रूप में चले आते हैं। देखो आप देखोगे तो अब देखो, इस तरफ से कोई नदी बह रही है, इस तरफ से कोई नदी बह रही है, तो सब जो सबसे निचला एरिया रहेगा उसी में ना पानी आके वेट का मतलब कनेक्ट होगा। तो गंगा ऑलरेडी पेटी में बह रही है बिहार के, तो इसीलिए भी ऐसा होता है कि जो भी बारिश वगैरह आती है तो पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है, एक ना एक टाइम उसको गंगा में आके मिलना ही होगा। और गंगा नदी एक्चुअली यहाँ से फ्लो करते करते हमारा वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है, और बाद में हो जा करके हमारी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 को समझते हैं। वो जितने भी जोन्स हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ बच्चों, आज हमको क्लास को पहले छोड़ना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि मेरे को सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, सही बता रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 होगा ना बच्चों, इसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि अब ज़्यादा बोलेंगे तो हमको खांसी होने लगेगी, और खांसी होने लगेगी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा कभी कभार आप लोग ना कंपनसेट कर लिया करिए जी, ठीक है। यूट्यूब पे जितने बच्चे हैं मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को इस क्लास को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1, 2, 3, 4 चारों जोन को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो 3 जोन है, लेकिन 3A और 3B सभी को हम लोग कवर करेंगे। साथ साथ में बिहार में क्या इंपॉर्टेंस है कृषि का, इसको भी समझेंगे। और जो जो क्वेश्चंस बनेंगे लास्ट में बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब से क्लास के लास्ट में हमेशा आपको मिलेगी एक स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो बीपीएससी के परीक्षा के लिए या फिर स्टेट पीसीएस, साथ साथ में आपको बता दे रहा हूँ बिहार एसएससी भी आने वाला है। तो बिहार एसएससी में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग जरूर उसको कवर अप करते चलना। पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। यूट्यूब वाले बच्चों मैं साइन आउट कर रहा हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।